अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम एक बार फिर से लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। बैंगन की फसल में उकठा रोग का समेकित नियंत्रण। एक्वेरियम में रंगीन मछलियों का पालन एवं प्रबंधन। बैंगन की फसल में इस समय कहीं कहीं उकठा रोग का प्रकोप देखा जा रहा है, जिसका समय रहते अगर नियंत्रण नहीं किया गया तो किसान भाइयों को काफी क्षति उठानी पड़ती है। तो किसान भाइयों, इस रोग के क्या लक्षण हैं और आप इसका नियंत्रण कैसे करेंगे, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं जिला दुमका के एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर DK सिंह। किसान भाई, अभी आपके प्रक्षेत्र पर बैगन की खेती किया गया भी है और नया रोपनी भी करने की तैयारी चल रही है। तो इस समय आप किसान भाई देखेंगे जो पहले से बैगन आप लगाए हैं या जो लगाने वाले हैं, इसमें एक कॉमन बीमारी है। वह बीमारी का नाम है जीवाणु उकठा रोग, जिसको बैक्टीरियल विल्ट भी कहा जाता है। इस बीमारी को जो जीवाणु काउज करता है उसका नाम है सीडोमोनास सोलेनेसियरम। आप देखेंगे कि ये जो जीवाणु है मिट्टी में उपलब्ध रहता है और पौधों के जो कोमल जड़ हैं, जो टर्सरी जड़ हैं, जिससे कि पोषक तत्व लेते हैं, या जो मेन जड़ है उस जड़ को बैक्टीरिया काउज करता है और उसको गलाता है, सराता है, फिर पूरे पौधा अचानक सूख जाता है और गल जाता है। आप उस प्रभावित पौधे को उखाड़ेंगे, बीच में चीरा लगाकर साफ शीशे के गिलास में साफ पानी रखकर 5 मिनट या 10 मिनट के बाद उस प्रभावित जड़ को हटाकर गिलास में रखे पानी को हिलाएंगे तो पानी का रंग दुधिया हो जाएगा। तो आप समझ जाएं कि आपका फसल जीवाणु रोग से ग्रसित है। किसान भाई, इस तरह का जो आपका खेत में लक्षण दिखाई देता है तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। सबसे पहले जो प्रभावित पौधे हैं वो पौधे तो फिर आप जीवित नहीं होंगे। एक पौधे यदि प्रभावित हैं, आप छोड़ देंगे तो उसके आसपास के जितने पौधे हैं वह प्रभावित होगा जीवाणु से। इसके कई एसोसिएट होते हैं या एसोसिएशन होता है। निमेटोड बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, या आप जो निकौनी कमौनी करते हैं उस जड़ को कोड़ते हैं तो जो खुरपी में कुदाली में बैक्टीरिया लगता है, फिर प्रभावित जो स्वस्थ पौधा है उस वहाँ तक पहुँच जाता है। या जो आप सिंचाई करते हैं तो एक जगह बैक्टीरिया है तो पानी के बहाव में दूसरी जगह भी चला जाता है उसका सेल और जड़ को प्रभावित करता है। तो निश्चित रूप से आप किसान भाई एक चीज़ जान लें कि प्रभावित पौधे को मिट्टी सहित एक कंतरा में या कढ़ाई में उसको मिट्टी सहित उठा लें, खेत के बाहर उसको आग लगाकर आग के हवाले कर दें। तत्पश्चात आप जिस कुदाली से खुरपी से उखाड़े हैं उस कुदाली खुरपी को अच्छा से उसको साफ कर लें पानी में। उसके बाद फिर आप निकौनी कमौनी में उस औजार को काम में लाएं। उसके बाद ये ध्यान देने वाली बात है कि आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और ब्लैटॉक्स 50 या फिर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के साथ बेविस्टिन। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लगभग 50 से 100 मिलीग्राम
आपको देना है 1 लीटर पानी में, और 1 लीटर पानी में आपको लगभग 1 ग्राम बेविस्टिन देना है। और उसके प्रभावित पौधे या जो आपका जहां पर प्रभावित जो खेत हो गया बैक्टीरिया से, उस खेत के सभी पौधों को, जड़ को आप उस घोल से उपचारित कर दें। फिर 10 से 12 दिन के बाद आप उपचारित करें तो आपका यह रोग फैलने से रुकेगा और जो बचे पौधे हैं वह स्वस्थ होगा। इसके पहले ध्यान देने की बात यह है कि जो बैगन आप लगाते हैं उस बीज को बीज स्थली में उपचारित आप किए कि नहीं। उपचारित नहीं किए तो आगामी जब ऐसा प्रयोग करेंगे तो जरूर उपचारित करके लगाएं। बेविस्टिन के घोल में उपचारित करें, बैक्टीसाइड के घोल में उपचारित करें। उसके बाद आपको करना है कि जो जड़ उखाड़ते हैं रोपने के लिए, उस जड़ को भी आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और बेविस्टिन का घोल बनाकर उसमें आप आधा घंटा जड़ को छोड़कर रोपनी करें। तत्पश्चात आप देखेंगे कि आपका फसल ये प्रभावित होने से बचा। उसके पहले यदि सस्टेनेबल टेक्निकल अपनाते हैं जिसमें कि टिकाऊ खेती होता है, कम दवा और अधिक जैविक खाद या जैविक रसायन का प्रयोग करें, तो उसमें जैसे ट्राइकोडर्मा का प्रयोग हुआ, नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड हुआ, ये सब का प्रयोग आप करेंगे तो आपका गुणवत्ता युक्त फसल भी होगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। एक्वेरियम में रंगीन मछलियों का पालन एवं प्रबंधन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। भारत एक विकासशील देश है जिसमें शहरीकरण और नगरों का विकास तेजी से हो रहा है। ऐसे में कई जीव प्रेमी बंधु विभिन्न पशु और जानवरों का अपने घरों में पालन पोषण करते हैं, उन्हें पालते हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जो एक्वेरियम में रंगीन मछलियों का पालन करते हैं, जिससे घर की शोभा तो बढ़ती ही है, साथ ही बेरोजगार युवक इन्हें बाजार में बेचकर अच्छा लाभ भी ले सकते हैं। लेकिन इनके पालन में कई खास प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, जिसकी जानकारी दे रहे हैं मत्स्य महाविद्यालय ढोली, जिला मुजफ्फरपुर के डॉक्टर आर.के. ब्रह्मचारी। रंगीन मछलियाँ काफी लुभावने रूप की होती है और इसके कारण इन्हें लिविंग ज्वेल्स भी कहा जाता है। चूंकि रंगीन मछलियाँ काफी महंगी होती है, ठंड के समय में इन पर ध्यान देना भी काफी आवश्यक होता है। चूंकि गर्मी के दिनों में एक्वेरियम के पानी का तापमान 20 से 25 डिग्री के बीच में होता है, जबकि यही ठंड के समय में घटकर 10 डिग्री या उससे नीचे तक चला आता है, जो कि इन रंगीन मछलियों के लिए काफ़ी घातक होता है। अतः ध्यान देने वाली बात यह है कि शीतलहर के समय एक तो अपने एक्वेरियम को घर के अंदर रखें, जो कि बाहर के तापमान से या बाहर के वातावरण से संपर्क में ना हो। दूसरा, अपने एक्वेरियम में इमर्सन हीटर जिसमें थर्मोस्टेट लगा हुआ हो का प्रयोग करें। यह थर्मोस्टेट आपके एक्वेरियम के जल का तापक्रम 20 से 24 डिग्री के बीच में हमेशा बनाए रखेगा, जो कि इन मछलियों के लिए काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा अपने एक्वेरियम फिश में एज यूजुअल अपने आहार को देते रहें, जो कि उच्च प्रोटीन वाला हो, फ्लोटिंग फीड हो, क्योंकि फ्लोटिंग फीड मछलियों के लिए रंगीन मछलियों के लिए अच्छी होती है, क्योंकि ये काफ़ी देर तक पानी में तैरती रहती है, जिसके कारण प्रोटीन सतह पर जमा नहीं हो पाती है और इनका उपयोग वो कर लेते हैं। ठंड के समय में एरेटर का प्रयोग 1 से 2 घंटे के लिए दिन के समय में ही करें। रात्रि के समय में एरेटर का प्रयोग या उपयोग को कम कर दें। अगर रोग की बात करें तो साधारणतः ठंड के समय में फंगल डिजीज होने का संभावना ज़्यादा बना रहता है, तो इसके लिए आप अपनी मछलियों को निहारें।
मछलियों को जब आप निहारेंगे तो आप पाएंगे कि उनके शरीर पर उजला उजला रुई के फोहा की तरह कुछ अगर दिख रहा हो, जैसे ब्रेड में फंगस लगता है तो आप दिखाई पड़ता है उजला उजला उसमें रेशा की तरह निकला हुआ होता है, वैसे ही मछलियों के शरीर पर भी ऐसा कुछ दिखाई पड़े तो आप ये समझें कि ये एक फंगल डिजीज़ है या फंगस से हुआ रोग है। और अगर ऐसा कुछ आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो नमक का घोल 2 से 3% नमक का घोल, जो घर में आप नमक खाते हैं वो नमक आप यूज कर सकते हैं। नमक का घोल बनाएं 1 लीटर पानी में 2 से 3% नमक डालकर, और इसमें बाथ ट्रीटमेंट का मतलब होता है लंबे समय तक, आधा घंटा से 1 घंटा तक इसमें मछली को अपने डाल करके छोड़ दें। रोग की सीवियरिटी है बहुत ज़्यादा, पूरे शरीर पर अगर फैल गया हो रोग तो इसी नमक के घोल में नमक का प्रतिशत बढ़ाते जाएं। और अभी आपने शुरुआत में 2 से 3% किया था, फिर 1% इसमें बढ़ा दें, मतलब 4% हो गया। फिर 1 घंटे 2 घंटे के बाद इसको 1% और बढ़ा दें। 6-7% तक जाने के बाद फिर धीरे धीरे उसमें पानी ऐड करें जिससे नमक की प्रतिशतता घटती जाएगी। और इसी क्रम में आप अपने एक्वेरियम के जल को भी साफ कर लें। जल को साफ करने का मतलब एक्वेरियम को ही साफ कर लें, जल को फेंक दें और नया पानी उसमें रखें। पानी पानी रखने से पहले अपने एक्वेरियम को 2 ppm या 2 ग्राम प्रति लीटर KMnO4 के सॉल्यूशन से धो लें और उसके बाद फिर से पुनः पानी भरें और इसके बाद अपने मछलियों को रखें। अगर कम मात्रा में फंगल डिजीज अगर सीवियर नहीं है तो आप 1 घंटे का ट्रीटमेंट या आधे घंटे का ट्रीटमेंट अगले 2-3 दिन तक कंटिन्यू करें। अपनी मछली को निकालें, नमक के घोल में रखें और वापस फिर एक्वेरियम में डाल दें। ऐसा अगर करेंगे तो आप अपने एक्वेरियम फिशेज को बचा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तोरिया की फसल में समसामयिक कार्य। तन और मन की तंदुरुस्ती, घर की साज सज्जा या परिवार की हो सेहत का सवाल, घर में और बाहर एक साथ सही संतुलन बनाना या खुद को हो सजाने संवारने का सवाल, इन सभी पहलुओं पर सही टिप्स जानिए। देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन, सोमवार से शनिवार दोपहर 3:30 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने तोरिया फसल की बुआई समय से कर दी थी, वो इस फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु इस समय इसमें कौन कौन से समसामयिक कार्यों को अपनाएं, इस विषय पर जानकारी के लिए आइए मिलते हैं डॉक्टर विकास कुमार से। आज हम आप लोगों को जानकारी देंगे कि तोरिया जो हमारी फसल है उसकी बुआई उपरांत क्या क्या शस्य क्रियाएं करें ताकि हमें उत्पादन अच्छा मिले, और उसमें मुख्य रूप से हम किस प्रकार क्रमबद्ध तरीके से शस्य क्रियाएं करेंगे ताकि हमारी फसल जो हमारा पौधा होगा उसमें ब्रांचेस शाखाएं अच्छे से अच्छे निकलें और हमारी फलियां अच्छी बने, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो अब समय चल रहा है वो आपने तोरिया की बुआई आप पहले कर चुके होंगे, फसल खड़ी हुई होगी, लगभग 20-25 दिन की फसल आपकी हो चुकी होगी। और इस फसल में आपको क्या क्या शस्य क्रियाएं करनी है, सबसे पहले हम बिंदुवार बात करेंगे। यदि आप किसी कारणवश जब हम बुआई करते हैं नियमतः बीज की मात्रा थोड़ी अधिक भी रखी जाती है ताकि उसमें कहीं बीच में गैप खाली न रहे। और तोरिया की जब हम बुआई करते हैं, तोरिया की बुआई में मुख्य रूप से पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी का निश्चित सावधानी रखनी चाहिए। यदि हम पंक्ति से पंक्ति की बात करते हैं तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखते हैं, और पौधे से पौधे की दूरी की जब हम बात करते हैं तो कम से कम 10 से 12 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखनी चाहिए ताकि उसमें हमारे जो एक स्टैंडर्ड पौधे की संख्या है वो हमें प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो सके। जब
पौधे 21 दिन के हो जाए, 20 से 25 दिन के बीच में हमें विरलीकरण अवश्य कर देना चाहिए। जो हमारे पौधे हैं उनकी छटाई कर देनी चाहिए, जिसको हम विरलीकरण कहते हैं। जो हमारा छटाई करने का तरीका है, हमें पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी को मेंटेन करना है, उसको सही करना है। यदि पौधों की संख्या ज्यादा होगी तो प्रत्येक पौधे को पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएंगे, हवा और धूप प्रकाश उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा, तो उसमें पौधे की वनस्पतिक वृद्धि अच्छी नहीं हो पाएगी। इसलिए विरलीकरण सबसे मुख्य है। कुछ किसान भाई घास या हरे चारे के लिए विरलीकरण का कार्य 1.5 महीने के बाद करते हैं, 40-45 दिन के बाद करते हैं। उस समय जब हम विरलीकरण करते हैं तो पौधे की जो ब्रांचेज लेने की अवस्था होती है वो निकल चुकी होती है। उस अवस्था के बाद विरलीकरण करने पर उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब हम 20 से 25 दिन के बाद विरलीकरण करते हैं, उसी समय पहली निराई गुड़ाई हमें खेत में कर देनी चाहिए और उसके बाद दूसरी निराई गुड़ाई लगभग 40 से 45 दिन बाद हम तोरिया के खेत में करते हैं। जहां तक संभव हो, हम जब हमारी लाइन से लाइन के बीच की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर होगी तो हम प्रयास करें पहले खुरपी के माध्यम से निराई गुड़ाई करें। यदि वो संभव ना हो तो फावड़े के माध्यम से हम निराई गुड़ाई कर सकते हैं। और उसमें सावधानी ये रखनी है कि हमारा जो निराई गुड़ाई का कार्य है वो किन्हीं भी परिस्थिति में 30 दिन के बाद का ना हो, क्योंकि उस समय हमारे पौधों की प्रतिद्वंदिता जो खरपतवार होते हैं उनके अधिक होती है। उससे पूर्व ही यदि हम खरपतवार खेत से निकाल देंगे तो हमारे निराई गुड़ाई का अधिक लाभ पौधों को प्राप्त होगा। मुख्य रूप से जो हमारा तोरिया की फसल में खाद और उर्वरक की हम बात करते हैं, तो जो बुआई हमारी हो चुकी है उसमें बेसल डोज में हम जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा रिकमेंडेड डोज होती है वो हम डाल चुके होते हैं। उसके बाद जो पहली अवस्था है हमारी, पहला पानी लगाने के बाद, जो हम 21 से 25 दिन के बाद पहला पानी लगाते हैं, उसके बाद हम पहली यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं। अधिकतम लगभग 7 से 8 किलोग्राम, यदि मैं किसान की भाषा में बात करूं, 7 से 8 किलोग्राम प्रति बीघे के हिसाब से हम यूरिया का प्रयोग करेंगे। और यदि हम हेक्टेयर की बात करते हैं तो उसमें लगभग 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम उसमें यूरिया का इस्तेमाल करेंगे। सबसे मुख्य है कि यदि आपने बुआई के समय पर सल्फर का प्रयोग नहीं किया है तो निराई गुड़ाई से पूर्व सल्फर का प्रयोग आप अवश्य करें, क्योंकि सल्फर तेल बढ़ाने के लिए, हमारी फसलों में जो तेलीय फसलें होती है उसमें ऑयल कंटेंट, तेल की मात्रा बढ़ाने में सहयोगी होता है। तो 2 किलोग्राम प्रति बीघा लगभग 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम सल्फर का प्रयोग करते हैं तोरिया की फसल में। और सिंचाई के लिए 25 से 30 दिन बाद हमारी पहली सिंचाई और उसके बाद हमारी 40 से 45 दिन पर दूसरी सिंचाई और 60 से 65 दिन पर तीसरी सिंचाई हम करते हैं। और उसके बाद यदि आवश्यकता होती है, वैसे क्योंकि हमारा जो तापमान होता है वो दिन प्रतिदिन कम होता जाता है तोरिया की फसल में, इसलिए बाद की सिंचाइयों की आवश्यकता अधिक अवधि पर पड़ती है, कम से कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार यदि हम ये सभी शस्य क्रियाएं सावधानी पूर्वक करेंगे तो हम 90 से 100 दिन के बीच में ही हमारी तोरिया की फसल हमें प्राप्त हो जाएगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला जमुई के कृष्ण कुमार ने। आपने भैंस की मुर्रा नस्ल के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमारे देश में उन्नत महिषवंशीय पशुओं की जो नस्लें हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। भैंसों की जो प्रमुख नस्लें हैं उनमें जो प्रमुख नस्ल है वह है मुर्रा नस्ल। यह मुर्रा नस्ल की जो भैंस है यह हरियाणा राज्य के रोहतक, जिंद, हिसार आदि जिलों में पाई जाती है। वहाँ से हमारे पशुपालक भाई इस भैंस को ला करके इन मुर्रा भैंसों का लालन पालन अच्छी तरह से कर रहे हैं। इस मुर्रा भैंस की जो विशेषता होती है वह यह होती है, यह काले रंग की होती है। इसके जो सींग होते हैं घुमावदार होते हैं और अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। इनकी शारीरिक जो वजन होता है वो 400 से 500 किलोग्राम के बीच में होता है। आयन पूर्णतः विकसित होते हैं, चारों थन समान होते हैं और इनका जो दुग्ध उत्पादन है वह 5 लीटर से 7.5 लीटर
प्रतिदिन के हिसाब से आंका गया है और यह भैंस की जो नस्ल है भारतवर्ष की सर्वोत्तम नस्ल मानी जाती है और इसे भारत का गौरव भी कहा जाता है भैंस के नस्लों के मामलों में। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छे उत्पादन हेतु शिमला मिर्च की फसल में पौध सुरक्षा उपाय, अलसी की अधिक उपज देने वाले किस्में और वैज्ञानिक बुआई तकनीक। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा हमारी निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।